हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बीओपी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें कवर की थी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव जो अप्रोच है पीपीपी दैट इज़ परचेसिंग पावर पैरिटी का, वो हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम मॉनेटरी अप्रोच जो बीओपी से रिलेटेड है एंड डिफरेंट एक्सचेंज रेट यानी फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, वो कवर करेंगे। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द मॉनेटरी अप्रोच टू बीओपी. This approach was started towards the end of 1960s by Robert Mundell and Harry Johansson. So monetary approach is Mundell and Johansson. It's given by Mundell and Johansson या जॉनसन आप बोल सकते हो। तो ये दो लोगों ने मिलकर मॉनेटरी अप्रोच दिया है and became fully developed during the 1970s. The monetary approach represents an extension to domestic monetarism stemming from Chicago school. So अगर आप ध्यान दो, ये जो मॉनेटरी अप्रोच है वो बेस्ड है मनी डिमांड फंक्शन जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। शिकागो वर्जन, कैम्ब्रिज वर्जन, ऐसे अलग अलग जो फिशर्स का मनी डिमांड है, देन कैम्ब्रिज का मनी डिमांड है, वो जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसको इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेट करते हैं टू इंटरनेशनल इकोनॉमी इन दैट इट व्यूज़ द बीओपी एज एन इसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिना। उसमें बीओपी को जो है मॉनेटरी फिनोमिना कंसिडर किया है, मॉनेटरी यानी मनी के तौर पे कंसिडर किया है। दैट इज़ मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लॉन्ग रन बोथ एज अ डिस्टर्बेंस एंड एज एन एडजस्टमेंट इन द नेशंस बीओपी। तो वो मनी को एज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं फिनोमिना, और वो दोनों वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है और वो सिचुएशन को टैकल भी कर सकता है, ऐसे वो कहना चाहते हैं। तो अब देखते हैं उनका मॉनेटरी अप्रोच है क्या एग्जैक्टली। हम मॉनेटरी अप्रोच फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एंड उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, दोनों में डिफरेंटली कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मॉनेटरी अप्रोच फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर जो है उसे कंसिडर करेंगे। द मॉनेटरी अप्रोच बिगिंस बाय पोस्टुलेटिंग द डिमांड फॉर नॉमिनल मनी बैलेंसेस। नॉमिनल यानी जो नॉर्मल वैल्यू होता है, रियल टर्म्स में नहीं, प्राइस से या इन्फ्लेशन रेट से एडजस्टेड नहीं है। नॉमिनल मनी बैलेंसेस यानी मनी डिमांड की बात कर रहा है यहाँ पे, कितना मनी डिमांडेड है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है, वो हम देखते हैं। मॉनेटरी अप्रोच जो है वो कहता है कि डिमांड फॉर नॉमिनल मनी बैलेंसेस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ नेशनल या नॉमिनल नेशनल इनकम एंड इज स्टेबल इन द लॉन्ग रन। कैसे, अब हम वही थ्रू इक्वेशन समझेंगे। द इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर मनी कैन बी रिटन एज MD इज इक्वल्स टू KPY। अब यहाँ पे MD जो है इट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉमिनल मनी बैलेंसेस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मनी नॉमिनल टर्म्स में, रियल टर्म्स में नहीं, रियल टर्म्स में नहीं यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं। K इज डिज़ायर्ड रेशियो ऑफ नॉमिनल मनी बैलेंसेस टू द नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी जितना नॉमिनल मनी बैलेंस क्वांटिटी ऑफ मनी है डिवाइडेड बाय द नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो आप नेशन का इनकम है वो पूरा। P क्या है? P इज़ नथिंग बट डोमेस्टिक प्राइस लेवल एंड Y इज़ द रियल आउटपुट। इन इक्वेशन PY एक्चुअली क्या डिपेंड कर रहा है? PY यानी प्राइस इनटू द आउटपुट। आउटपुट कितना होगा? चलो हम समझते हैं 100 पूरा आउटपुट है इनटू प्राइस, तो वो आपको क्या देगा? नेशन का इनकम या टोटल नेशन का आउटपुट देगा। अगर हम प्राइस किसी चीज़ की 10 रुपीज़ है और हम उसका आउटपुट या क्वांटिटी खरीदते हैं, क्वांटिटी उसका खरीद रहे हैं 10 यूनिट्स, तो टोटल कितना हो गया? P इंटू क्वांटिटी यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितना किया? एक्सपेंडिचर हमने किया 100 रुपीज़, क्योंकि 10 इंटू 10 गिव्स यू 100 रुपीज़।
तो टोटल एक्सपेंडिचर कब करेंगे हम, जब हमारे पास उतना इनकम हो, करेक्ट। तो ये 100 रुपीज़ हमें क्या बता रहा है, P इंटू क्यू। अगर हम अजम्पशन लेके सारा का सारा इनकम खर्चा कर रहे हैं तो ये हमारा नेशनल इनकम दिखाता है, करेक्ट। तो उसी के बेसिस पे P इंटू वाई जो है वो आपका नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट कितना है, नेशन का आउटपुट कितना है वो बता रहा है। दिस इज अज्यूम टू बी एट और टू टेंड टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो ये नेशनल इनकम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लाएगा, टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। द सिंबल K इज डिजायर्ड रेशियो ऑफ नॉमिनल मनी बैलेंस टू नॉमिनल नेशनल इनकम। K क्या है, K जो है वो क्या बताता है कि अगर देर इज़ अ चेंज इन PY, देर इज़ अ यूनिट चेंज इन PY, then how much will be the change in the money demand, that is how much will be the change in the nominal money balance या quantity of money basically। तो वो रेशियो बताता है कि कितना चेंज हो सकता है उसमें। अगर हम एक और K का वर्जन देखें तो K is also equal to 1/V, where V is the velocity of circulation of money or the number of times a dollar turns over in the economy during a year। वेलोसिटी क्या होता है कि अगर मैंने देयर इज़ अ 10 रुपीज़ का नोट, वो नोट मैंने किसी ए शॉप में जाके दिया, वो ही 10 रुपीज़ का नोट जाके बी शॉप, वो जो ए पर्सन है वो बी शॉप को दूसरा कुछ परचेज करने के लिए दे रहा है। वही 10 रुपीज़ का नोट सी के पास जा रहा है, वही 10 रुपीज़ का नोट डी के पास जा रहा है। तो वो एक ही नोट कितनी बार हैंड्स चेंज करेगा वो होता है वेलोसिटी। अब अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/V है, K इज इक्वल्स टू 1/V, यानी K इज इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ टाइम्स दिस नोट इज चेंजिंग हैंड। अब ये कैसे आया, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं। इन डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से हम समझेंगे। तो मनी डिमांड का जो फिशर का इक्वेशन है वो है MV इज इक्वल्स टू PY। अभी M क्या है, M इज़ नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मनी, या आप लिख सकते हो मनी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ मनी। V क्या है, V इज़ वेलोसिटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। PY क्या है, PY इज़ नेशनल आउटपुट, वो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये हमारा फिशर का इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे वाले इक्वेशन पे, MKPY जो हमारा इक्वेशन गिवन है, ये कैम्ब्रिज वर्जन है मनी डिमांड का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो तो मनी डिमांड के डिफरेंट वर्जन्स गिवन है, फिशर का वर्जन, ये कैम्ब्रिज का वर्जन है। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, यानी K को वहाँ पे डिवाइड करें, तो वो क्या हो जाएगा, M इंटू 1/K इज इक्वल्स टू PY। इसको अगर हम फिशर का जो इक्वेशन है जो कि है MV इज इक्वल्स टू PY, उसके साथ रिलेट करें तो PY MM, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया V के। तो कैन आई राइट V इज इक्वल्स टू 1/K, यस, एंड इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो वील गेट K इज इक्वल्स टू 1/V। तो इस तरीके से K इज इक्वल्स टू 1/वेलोसिटी आता है। मूविंग अहेड विथ V, यानी वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, यानी जितनी बार नोट हैंड्स चेंज करेगा उसे हम कांस्टेंट कंसिडर करें तो K जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा विथ V, एंड दस K डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एंड अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर उसको कांस्टेंट कंसिडर करें, MD जो है मनी डिमांड जो है, जो कि इस इक्वेशन में, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, हाँ, जो कि MD यानी जो मनी डिमांड है इस इक्वेशन के, अगर K जो है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर वो 10 है तो वो 10 ही रहेगा,
तो अगर इसको k को कांस्टेंट रखे तो अगर पी वाई में इंक्रीज होता है तो m जो है वो इंक्रीज होगा। एम डी इज स्टेबल एंड पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन यानी अगर पी वाई इंक्रीज हो रहा है तो m जो है गिवन k इंक्रीज होगा। अगर पी वाई कम हो रहा है तो m जो है या मनी डिमांड जो है वो कम होगा। एम डी मनी डिमांड या m is stable and positive function of domestic price level. It is positively related to domestic price level and the real national income. अगर सिर्फ P भी इंक्रीज हो रहा है यानी डोमेस्टिक प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है तो मनी डिमांड इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा अगर जो P है वो कम हो रहा है तो MD कम होगा। वैसे ही अगर नेशन का आउटपुट या नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा। डिक्रीज तो डिक्रीज होगा। तो इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ पी वाई। फॉर एग्जाम्पल इफ जीडीपी यानी P इंटू वाई, जीडीपी क्या है? नेशन का डोमेस्टिक आउटपुट, करेक्ट। जीडीपी इज P इंटू वाई। अगर वो 1 बिलियन है, ठीक है, सो पी वाई इज गिवन टू बी 1 बिलियन and velocity is 5. Velocity is 5, that means k आपका 1/5 हो जाएगा। Substituting the values in the given formula, 1/5 into py, that is 1/5 into 1 billion, 200 billion आपका 200 million आपका जो MD है मनी डिमांड जो है वो 200 मिलियन से होगा। Although not included in equation 15.3, इस 15.3 के इक्वेशन में मनी डिमांड इज ऑल्सो रिलेटेड बट इनवर्सली टू द इंटरेस्ट रेट और द अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी वो इनवर्सली रिलेटेड है टू द इंटरेस्ट रेट। मनी डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है टू द इंटरेस्ट रेट। ये वाली थियोरी केनेशियन का अगर आप स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कंसिडर करें, उसमें बताया गया है कि जो मनी डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड है विथ द इंटरेस्ट रेट। वो इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने नहीं लिखा है। Although not included in equation, demand for money is also related but inversely. Inversely यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी डिमांड यानी कैश डिमांड फॉर कैश इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इनएक्टिव मनी बैलेंस। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अगर मैं कैश में होल्ड कर रही हूँ तो मैं वो इंटरेस्ट रेट जो ऑनगोइंग है बैंक में पैसे रखने पे, समझो वो 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर मैं वही कैश बैंक में रखूँ तो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 4% मैं फॉरगो कर रही हूँ, मैं छोड़ दे रही हूँ कैश में रखने की वजह से। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 4%, कि अगर मैं उसको बैंक में रखती तो मुझे 4% मिलता। तो रादर दैन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी, कैश में रखने के जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट होगा। अगर मैं सिक्योरिटीज़ में डालती हूँ तो वैसे ही, अगर बैंक में डाल रही हूँ या सिक्योरिटीज़ में डाल रही हूँ तो जितना इंटरेस्ट मुझे मिल सकता था वो मैं फॉरगो कर रही हूँ। दस मनी डिमांड, तो उसको इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है कि वो मनी इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है मनी डिमांड के साथ। दस मनी डिमांड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पी वाई, यानी अगर इनमें इंक्रीज़ होगा तो मनी डिमांड में इंक्रीज़ होगा, एंड डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगा, एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट क्या आए, यानी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो मनी डिमांड जो है कम होगा। अगर मैं रफली एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है बैंक में पैसे रखने की वजह से तो आप कैश में होल्ड कम करोगे। मनी डिमांड जो है वो है कैश में होल्ड करने का, मुझे अगर पैसे कैश में होल्ड करने हैं उसको मनी डिमांड कहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट मुझे बैंक में रखने से ज़्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं कैश में होल्ड नहीं करूँगी, तो मैं
बैंक में रख दूंगी तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। वेराज इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो मैं कैश में रखना प्रेफर करूँगी तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। कंप्लीट जो मैथमेटिकल इसका इक्वेशन है वो आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। To simplify the analysis, however, we assume for now that money demand is related only to PY or the nation's nominal GDP and will work with equation 15.3. तो सिंपल रखने के लिए, आगे का एनालिसिस सिंपल रखने के लिए हम आई वाला पोर्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं पी वाई से रिलेटेड है। तो जो ये इक्वेशन है के पी वाई हम उसको ही कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन आई कंसिडर नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, तो मनी डिमांड का इक्वेशन आपको पता चल गया है। मनी डिमांड इक्वेशन इज नथिंग बट के पी वाई, जिसको अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे 1/v पी वाई हो जाएगा। On the other hand, the nation's supply of money is given by M as MD plus F. So हम जैसे डिमांड फॉर मनी को इक्वल करेंगे मनी सप्लाई के साथ, इस वजह से हम मनी सप्लाई का भी इक्वेशन देख रहे हैं कि मनी सप्लाई किसके साथ इक्वल है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू m टाइम्स d प्लस f। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, ms इज़ नथिंग बट द नेशंस टोटल मनी सप्लाई। टोटल मनी सप्लाई मतलब कितना मनी, कितना कैश सर्कुलेटिंग है। m क्या है, मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है मनी मल्टीप्लायर हम देखेंगे। d जो है डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ द नेशंस मॉनेटरी बेस। डोमेस्टिकली मनी कितना मॉनेटरी बेस के बेसिस पे, यानी मॉनेटरी बेस यानी जो अथॉरिटीज़ हैं जो मनी सप्लाई करते हैं, करेक्ट, जो मनी प्रिंट करते हैं, वो किसी बेस पे डिपेंड करके मनी प्रिंट करते हैं। जो कैश होता है वो प्रिंट करते हैं और फिर उसको सर्कुलेट करते हैं। तो डोमेस्टिकली कितना सर्कुलेटिंग है मनी और उसका बेस क्या है, मॉनेटरी बेस कितना है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिकली मनी सर्कुलेट होता है वो डिपेंड करता है, वो बेस करता है गोल्ड पे, तो हम उसकी बात करते हैं। कितना गोल्ड है, कितना करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड सर्कुलेट हो रहा है। सो बेसिकली हम वो चेक कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंपोनेंट नेशंस मॉनेटरी बेस वो हम कंसिडर कर रहे हैं, कितना डोमेस्टिकली प्रिंट हो रहा है मनी। आप ऐसे ले सकते हो। एफ इज़ इंटरनेशनल और फॉरेन कंपोनेंट ऑफ नेशंस मॉनेटरी बेस। फॉरेन या इंटरनेशनल कंपोनेंट, अब ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ नेशंस मॉनेटरी बेस इज डोमेस्टिक क्रेडिट क्रिएटेड बाय द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी और द डोमेस्टिक असेट बैकिंग बाय द नेशंस मनी सप्लाई। यानी मॉनेटरी अथॉरिटी, लेट्स से इन आर केस इंडिया में अगर हम कंसिडर करें तो इंडिया में आरबीआई जो है वो प्रिंट करता है मनी। तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है मनी प्रिंट करना वो आरबीआई करता है। इन्होंने कितना क्रेडिट या कितना मनी प्रिंट किया है जो कि सर्कुलेटिंग है, करेक्ट, और वही हमारा सप्लाई होगा। इस वजह से ये कंसिडर किया है डी पार्ट मनी सप्लाई में। देन इंटरनेशनल और फॉरेन कंपोनेंट ऑफ नेशंस मनी सप्लाई एफ refers to the international reserves। जितना हमारा इंटरनेशनल रिजर्व्स होगा ना उसके बेसिस पे भी हम मनी सर्कुलेट करते हैं। लेट्स से हमारा इंटरनेशनल रिजर्व्स जो है वो 10 रुपीज़ है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ और उसको सिंपल रख रही हूँ। तो आप इसके बेसिस पे मनी सर्कुलेट इसका 8% जो होगा वो आप सर्कुलेट करेंगे, ऐसे अगर वो डिसाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंगली 8% of 10 is nothing but 8 rupees।
दैट इज़ 0.8 ऑफ 10 दैट इज़ 8 रुपीज़। तो आप 8 रुपीज़ सर्कुलेट करेंगे, 8 रुपीज़ प्रिंट करेंगे ऐसे। तो इस वजह से आपको नेशन का इंटरनेशनल रिजर्व भी देखना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि मनी कितना सर्कुलेट होगा, विच कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब वो इंटरनेशनल रिजर्व इंक्रीज या डिक्रीज किस बेसिस पे होता है? बीओपी सरप्लस या डेफिसिट की वजह से। अगर सरप्लस होगा तो इंटरनेशनल रिजर्व बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा। अगर डेफिसिट होगा तो हम इंटरनेशनल रिजर्व से यूज़ करेंगे तो इंटरनेशनल रिजर्व्स कम हो जाएगा और मनी सप्लाई कम होगा। ठीक है, तो डी एंड एफ पे डिपेंड करता है आपका मनी सप्लाई। डी प्लस एफ क्या हो जाएगा? इट इज़ द मॉनेटरी बेस ऑफ द नेशन। तो वो मॉनेटरी बेस होगा डी प्लस एफ, दोनों कंसिडर करेंगे। या तो इसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप कवर करोगे तो हाई पावर्ड मनी पूरा एक्सप्लेन किया गया मनी सप्लाई के रिलेशन में। तो हम बेसिकली देखेंगे डी प्लस एफ आपका हाई पावर्ड मनी है जिसके बेसिस पे मनी सप्लाई डिपेंड करता है। अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम सच एज वी हैव टुडे, each new dollar of D or F deposited in any commercial bank results in an increase in nation's money supply of multiple of $1। यानी अगर आप 1 रुपये डिपॉजिट करते हो तो उसका मल्टीपल, वो रिजर्व हो गया, उसके बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स जो है मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। दिस इज़ मनी मल्टीप्लायर। ये जो है ये मनी मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल $1 डिपॉजिट किया गया है बैंक में, $1 डिपॉजिट किया गया, रिजर्व रेशियो होता है। रिजर्व रेशियो जो है वो 8% यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इफ़ द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या रिजर्व रेशियो इज़ 20%। रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक्स को जितना डिपॉजिट होता है उसमें से सर्टेन परसेंटेज बैंक के पास होना चाहिए ताकि अगर लोग कभी भी डिमांड करें तो आप दे सको, उसके बाद आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट रिजर्व रेशियो जो है वो 20% अगर रखे तो 1 रुपये का 20% वो खुद के पास रखेगा, यानी 1 रुपये का 0.2 वो खुद के पास रखेगा, बैंक के पास होगा, एंड 0.8 वो जो है लोन पे देगा या लेंड करेगा। देन 0.80 इज लेंट बाय फर्स्ट बैंक इज यूजुअली यूज्ड बाय द बोरोअर टू मेक पेमेंट एंड एंड अप एज अ डिपॉजिट इन अनदर बैंक। अब ये जो बैंक है वो लोन जिसको देगा 0.8 का, वो जो बंदा है लेट्स से वो बी पर्सन है, वो बी पर्सन दूसरे बैंक के पास जाएगा, दूसरे बैंक में ये 0.8 डिपॉजिट करेगा। अब इसका 20% वापस से यानी 0.8 विच प्रोसीड टू लेंड 80% ऑफ 0. ends up in another bank which proceed to lend 80% of it, that is 0.60, while retaining 20%। यानी 0.8 का 20% ये वाली बैंक फिर से अपने पास रखेगी, यानी 0.16 अपने पास रखेगी और 0.64 वापस से लोन पे देगी। वापस से जो लोन पे देगी तो वो जो लोन पे दिया 0.64 वो जाके सी पर्सन को देगी, सी पर्सन वापस से दूसरे बैंक में डिपॉजिट करेगा, ये वाला बैंक उसका 20% खुद के पास रखेगा और 80% लोन देगा। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही 1 रुपये मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर रही है या इनकम जनरेट कर रही है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ओरिजिनल $1 डिपॉजिट हैज़ बिकम द रिजर्व बेस, यानी वो कंटिन्यू होता जाएगा जब तक वो रिजर्व बेस के जितना इक्वल ना हो जाए। जैसे ही आप इनको ऐड करते जाएं, जितना वो इनकम जनरेट हुआ आप ऐड करते जाओ, तो अगर आप देखो वो $5 के इक्वल हो जाएगा इन डिमांड डिपॉजिट विच इज़ पार्ट ऑफ द नेशंस टोटल मनी सप्लाई।
तो आपका $5 जो है वो टोटल मनी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में। तो M क्या दिखा रहा है कि $1 हमने डिपॉजिट किया, लेकिन उसका 5 टाइम्स जो है मनी सप्लाई हो रहा है, क्योंकि बार बार मनी सप्लाई हो रहा है, लोन दिया जा रहा है, देन अगेन 20% रख के लोन दिया जा रहा है, तो मनी सप्लाई उसका 5 टाइम्स है। The figure 5 is obtained by dividing the original deposit 1 by legal reserve requirement of 20%. That is $1 upon the reserve requirement 0.2, which is 5, which is your M. That is money multiplier. So money multiplier is equal to what? It is equal to the deposit upon the reserve ratio. However, due to excess reserve and leakages, the real world multiplier is likely to be smaller. क्योंकि रियल सिनेरियो में रिजर्व्स का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, लीकेजेस, रिजर्व्स एंड लीकेजेस दोनों चीज़ें कंसिडर करें तो रियल वर्ल्ड का मल्टीप्लायर जो है वो स्मॉलर रेशियो होता है। In what follows, we assume for simplicity that money multiplier is constant over time. हम सिंपल रखने के लिए, एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए, जो लेट्स से A मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी 5, 10, उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। मूविंग अहेड, जब हम इन दोनों चीज़ों को, मनी डिमांड का इक्वेशन एंड मनी सप्लाई का इक्वेशन इक्वल करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम MD इज इक्वल्स टू MS, अगर हम उन इक्वेशंस को इक्वेट करें तो KPY इक्वल टू MD प्लस F इक्वेट करें, गिवन M and P कांस्टेंट, increase in the demand for money can be satisfied either by, अगर मनी डिमांड बढ़ता है तो वो सेटिस्फाई किसके हो सकता है, किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं हम मनी डिमांड के इंक्रीज़ को, या तो आप डी को इंक्रीज़ करो, या तो बाय एन इंक्रीज इन द नेशंस डोमेस्टिक मॉनेटरी बेस डी, और बाय एन इनफ्लो ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, या तो आप BOP में सरप्लस लाओ। इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन से मनी डिमांड का इंक्रीज जो हुआ है वो सेटिस्फाई कर सकते हो। इफ़ द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटीज़ डू नॉट इंक्रीज डी, अगर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ डी को इंक्रीज नहीं करना चाहते, एक्सेस डिमांड जो इंक्रीज इन मनी डिमांड हुआ है, यहाँ पे जो गिवन है मनी डिमांड इंक्रीज, द एक्सेस डिमांड फॉर मनी विल बी सेटिस्फाइड बाय एन इंक्रीज इन एफ, तो उसको आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, ओनली बाय इंक्रीजिंग एफ ऑन दी, क्योंकि आपको मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई रखना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर देर इज़ एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कंपोनेंट, लेट्स से डी में इंक्रीज हुआ है, यानी मनी सप्लाई के डी में इंक्रीज हुआ है ऑफ द नेशंस मॉनेटरी बेस एंड मनी सप्लाई, इसके वजह से मनी सप्लाई ओवरऑल इंक्रीज हुआ है इन फेस ऑफ अनचेंज्ड मनी डिमांड, तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है लेकिन मनी डिमांड जो है वो सेम है, फ्लोज आउट, अगर मनी डिमांड सेम है तो क्या हो जाएगा, फ्लोज आउट ऑफ द नेशन एंड लीड्स टू फॉल इन एफ। तो अगर इस सिचुएशन में जो जितना भी मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है, नेशन का मनी डिमांड सेम है, सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करोगे, नेशन से बाहर खर्चा होगा, तो वो जो जितना भी सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो नेशन के बाहर चला जाएगा और इसके वजह से एफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली मनी सप्लाई डिक्रीज होगा जो इक्वल हो जाएगा मनी डिमांड से। अ डेफिसिट इन द नेशंस BOP, क्योंकि फ्लो आउट हो रहा है, दस अ सरप्लस इन द नेशंस BOP द रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस इन द स्टॉक ऑफ अ मनी डिमांडेड। तो सरप्लस कब होगा, सरप्लस BOP में तब होगा जब एक्सेस हो in the stock of money demanded that is not satisfied by an increase in the domestic component of the nation's monetary base, while a deficit in nation's BOP results from an excess in the stock of the money supply of a nation
दैट इज़ नॉट एलिमिनेटेड बाय नेशंस। तो सरप्लस कब होगा? सरप्लस तब होगा जब आपका स्टॉक ऑफ मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं किया गया है बाय इंक्रीज इन डी, तब जाके आपका सरप्लस दिखेगा आपको नेशंस बीओपी में। और डेफिसिट कब दिखेगा? जब जो मनी डिमांड इंक्रीज हुआ है उसको सेटिस्फाई नहीं किया गया है थ्रू नेशंस डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना। तो डेफिसिट कब होगा? जब आपका एक्सेस मनी सप्लाई जो है, जो मैंने ये सिचुएशन दिखाया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया लेकिन डोमेस्टिक मनी डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका डेफिसिट दिखेगा बीओपी में। जो मैंने कहा फ्लोज आउट ऑफ द नेशन, तो डेफिसिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, फॉर एन इंक्रीज इन नेशंस जीएनपी बाय 1 बिलियन टू 1.1 बिलियन इंक्रीजेस मनी डिमांड। जीएनपी बढ़ा है तो पीवाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है तो मनी डिमांड इंक्रीज होगा। मनी डिमांड इंक्रीज हुआ है 200 मिलियन से, दैट इज 1/5 ऑफ 1 बिलियन टू 2.20 हुआ है, तो इंक्रीज होके वो 220 हुआ है, 1/5 ऑफ। तो पहले जो था 1 बिलियन मनी डिमांड जो था 1 बिलियन, अगर पहले जीएनपी था तो 1/5 ऑफ 1 बिलियन गिव्स यू 200 मिलियन। अब क्योंकि 1.1 बिलियन हो गया है जीएनपी, तो आपका मनी डिमांड 220 मिलियन होगा। तो मनी डिमांड इंक्रीज हुआ है। इफ़ द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी कीप डी कांस्टेंट, अगर डी कांस्टेंट है, वो डोमेस्टिकली मनी सप्लाई नहीं बढ़ाना चाहते, एफ विल अल्टीमेटली हैव टू इंक्रीज। मनी सप्लाई अगर बढ़ाना है तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ अ सरप्लस इन नेशंस बीओपी होना चाहिए। एफ कब बढ़ेगा? एफ इंटरनेशनल रिजर्व्स कब बढ़ेगा? जब सरप्लस होगा, करेक्ट। तो अगर डिमांड बढ़ा है और डी इंक्रीज नहीं करना चाहते तो सरप्लस बढ़ना चाहिए। कितने अमाउंट से? बाय 4 मिलियन, सो दैट द नेशंस मनी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 20 मिलियन, क्योंकि उसका मल्टीपल टाइम्स होगा, करेक्ट। तो इस वजह से आपका 4 मिलियन से इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके मनी सप्लाई 20 मिलियन से इंक्रीज होगा। सच अ बीओपी सरप्लस कुड बी जनरेटेड। अब ये सरप्लस कैसे आएगा? कुड बी जनरेटेड फ्रॉम द सरप्लस इन द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैसे होगा? या तो आप करंट अकाउंट में सरप्लस लाओ, कैसे? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ या इम्पोर्ट्स को कम करो तो आपका सरप्लस होगा, या कैपिटल अकाउंट में सरप्लस लाओ। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आप बोरोइंग्स करो या लोगों को बोलो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे करे तो सरप्लस होगा कैपिटल अकाउंट में। हाउ दिस सरप्लस अराइसेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सरप्लस लाओगे कैसे। एट दिस टाइम एक्सेप्ट टू नोट दैट एक्सेस डिमांड फॉर मनी, जो डिमांड फॉर मनी बढ़ गया था, will lead to BOP surplus that increases money supply by the same amount. तो excess demand for money where D is not to be increased, domestically monetary authority नहीं चाहते D increase करे, तो वो क्या करेगा? F को increase करेगा, that is surplus लाएगा BOP में। On the other hand, excess in the stock of money supplied, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मनी डिमांड से, तो उस सिचुएशन में लीड टू एन आउटफ्लो ऑफ रिजर्व। उस सिचुएशन में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उस सिचुएशन में क्या होगा? एफ़ को कम करना पड़ेगा। एफ़ को कम करेंगे तभी जाके मनी सप्लाई कम होगा। अगर डी मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं चाहते कि हम डिक्रीज़ करें, तो एफ़ को कम करना पड़ेगा, जिसके वजह से मनी सप्लाई कम होगा। एफ़ कम होना यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होना। तो अगर मनी डिमांड एक्सेस है, उस सिचुएशन में आपको बीओपी में सरप्लस दिखेगा। और अगर मनी सप्लाई एक्सेस है तो उस सिचुएशन में बीओपी में डेफिसिट दिखेगा। और दोनों ही सिचुएशन में
ये कब होगा? जब डी को इंक्रीज, यानी मॉनेटरी अथॉरिटी डोमेस्टिकली मनी सप्लाई बढ़ाना या घटाना नहीं चाहता। The nation therefore has no control over its money supply under fixed exchange rate. तो fixed exchange rate के केस में नेशन का खुद का कंट्रोल नहीं होता है सिस्टम लॉन्ग रन में। दैट इज द साइज ऑफ द नेशंस मनी सप्लाई विल बी द वन दैट इज कंसिस्टेंट विद द इक्विलिब्रियम इन द बीओपी इन लॉन्ग रन। तो वो बीओपी के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है लॉन्ग रन में। ओनली अ रिजर्व करेंसी कंट्री such as US retains control over its money supply in the long run under fixed exchange rate system because foreigners willingly hold dollar। सिर्फ जो कंट्री रिजर्व करेंसी है, जिस कंट्री का रिजर्व करेंसी है, जैसे यूएस हो गया, वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, बाकी नहीं कर सकते फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम में। टू समराइज, अ सरप्लस in nations BOP results from excess in the stock of money demand, जो कि हमने बोला दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय डोमेस्टिक अथॉरिटी, जो डोमेस्टिक मॉनेटरी अथॉरिटी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। ऑन दी अदर हैंड डेफिसिट कब होगा? एक्सेस इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई में, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। द नेशंस BOP सरप्लस और डेफिसिट इज टेम्पररी है और वो सेल्फ करेक्टिंग है लॉन्ग रन में। Why? That is after the excess demand for supply of money is eliminated through inflow or outflow of fund, BOP surplus and deficit is corrected। ये टेम्पररी होगा, लॉन्ग रन में वो खुद को एडजस्ट कर देगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के वजह से। Thus एक्सेप्ट फॉर करेंसी रिजर्व कंट्री, सिर्फ करेंसी रिजर्व कंट्री जो है वो कंट्रोल कर पाती है, उसके अलावा सेल्फ करेक्टिंग है, वो बीओपी पे लॉन्ग रन में अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बीओपी के सरप्लस एंड डेफिसिट पे डिपेंड करता है एंड वो सेल्फ करेक्टिंग हो जाएगा। नेशन का कंट्रोल नहीं होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर। तो मॉनेटरी अप्रोच हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में देख लिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सो टू लाइक का वीडियो, एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप अपना फीडबैक या कोई भी डाउट है वो दे सकते हैं। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी समझ में आए। एंड येस, इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, या इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग इट तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी किसी भी पेपर से रिलेटेड ऑफ इकोनॉमिक्स, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द सिलेबस। थैंक यू।